नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है देश लाइव का, जिसमें बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे दिल्ली में मौसम की खबर के साथ में। दरअसल दिल्ली में आज मौसम का बदला बदला मिजाज देखने को मिला और इस मौसम के बदले बदले मिजाज की वजह से जिन लोगों को तापमान की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, गर्मी की वजह से जो लोग परेशान थे, उन्होंने राहत की सांस ली है। तो राजधानी दिल्ली और एनसीआर में आज मौसम का रुख बदल गया है। तेज आंधी के साथ बारिश देखने को मिली, जिससे काफी नुकसान भी हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने बारिश का नया अपडेट दिया है। बताया गया है कि आज दिन भर मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रह सकता है। फिर कल बारिश और हवा कम होगी, लेकिन रुक रुक कर बारिश की संभावना है। वहीं दिल्ली के कई इलाकों में धूप भी खिल गई है, लेकिन जो तपती गर्मी लोगों को परेशान कर रही थी, बेहाल कर रही थी, उससे दिल्ली वालों ने राहत की सांस ली है। और मौसम का ये बदला बदला मिजाज खासतौर पर जो लोग सुबह के वक्त दफ्तर जाते हैं, उनके लिए परेशानी का सबब बनता हुआ नजर आया। ऑटो रिक्शा चलते हुए नजर नहीं आए। इसके अलावा अगर चल भी रहे थे तो वो बहुत ही सीमित संख्या में चल रहे थे। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से जल भराव की तस्वीरें अलग अलग इलाकों से सामने आई हैं। इसके अलावा पेड़ गिरने की खबरें भी दिल्ली के कई इलाकों से सामने आई हैं। 100 से ज्यादा पेड़ गिरे हैं। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इस दौरान ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। कई जगहों पर छत और दीवार गिरने की खबरें भी सामने आई हैं, लेकिन मौसम फिलहाल खुशनुमा जरूर हो गया है। हालांकि इस मौसम ने परेशानी भी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने बताया कि आज की बारिश एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से हो रही है, जो कि कल तक सक्रिय रहेगा। ऐसे में घर से निकलने से पहले आपको बारिश के हिसाब से तैयारी करके ही निकलना चाहिए। दिल्ली एनसीआर में सुबह 4 बजे से बारिश की शुरुआत हुई थी। तपती गर्मी के बीच मौसम का मिजाज अचानक से बदल गया। शुरुआत तेज हवा और आंधी से हुई, लेकिन फिर झमाझम बारिश ने तापमान में कमी ला दी। इस वक्त दिल्ली एनसीआर में मौसम सुहाना हो गया है, लेकिन कुछ परेशानी भी पैदा हो गई है। दिल्ली एनसीआर में सुबह से हो रही बारिश और तेज आंधी की वजह से दिल्ली फायर डिपार्टमेंट को पेड़ गिरने की तकरीबन 100 से ज्यादा कॉल मिली हैं, लेकिन कहीं भी कोई फंसा नहीं है और ना ही कोई घायल हुआ है। वहीं 3 जगहों से दीवार गिरने की कॉल भी फायर ब्रिगेड को मिली है, जिसमें मोती नगर इलाके में दीवार गिरने की वजह से 3 लोग घायल हुए हैं। फायर डिपार्टमेंट का कहना है कि हम पूरी तरह से अलर्ट हैं और लगातार कॉल भी आ रही हैं, उसे अटेंड कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में सड़क पर जलभराव भी हुआ है, जिसकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। गुरुग्राम से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। गुरुग्राम में भी खासतौर पर जो सुबह के वक्त दफ्तर लोग जाते हैं, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा दिल्ली के मुंडका इलाके में तेज आंधी और तूफान की वजह से एक निर्माणाधीन मकान की दीवार पड़ोस की छत पर गिर गई। उससे छत टूट गई है, लेकिन घर में मौजूद लोग बाल बाल बच गए हैं। पिछले कुछ दिनों से राजधानी में भीषण और झुलसा देने वाली गर्मी का प्रकोप जारी था, लेकिन शुक्रवार और शनिवार शाम को राजधानी के कई इलाकों में जहां धूल भरी आंधी चली थी, वहीं कुछ इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई थी। सोमवार सुबह 4 बजे के करीब के बाद मौसम में अचानक बड़ा बदलाव देखने को मिला और वेस्ट दिल्ली के अधिकतर इलाकों में तेज आंधियां चलने लगी और देखते ही देखते बारिश भी शुरू हो गई। और अब ये मौसम का बदला बदला मिजाज लोगों को खूब पसंद तो आ रहा है, क्योंकि जो झुलसा देने वाली गर्मी लोगों को बेहाल कर रही थी, उससे लोगों को राहत मिली है। लेकिन दूसरी तरफ जलभराव की वजह से सुबह के वक्त में जो दिक्कतें सामने आई हैं, जो परेशानियां सामने आई हैं, वो कहीं ना कहीं नगर निगम की कार्यशैली को सवालों के घेरे में जरूर खड़ा कर रही हैं। सवाल ये कि आखिर अगर इस बारिश से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो जब बारिश का मौसम रहता है तो उस वक्त जो अमूमन तस्वीरें सामने आती हैं, तो क्या उनमें सुधार को लेकर के कोई कदम नहीं उठाए गए हैं? निकासी की व्यवस्था को लेकर के कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। हमने दिल्ली में जलभराव को लेकर राजनीति होती हुई भी देखी है। एमसीडी और जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसके बीच में सियासी गहमा गहमी होती हुई भी देखी, लेकिन अभी तक जो तस्वीरें हैं वो जलभराव की जरूर सामने आई हैं, लेकिन ज्यादा दिक्कत वाली बात सामने नहीं आई है। हालांकि दफ्तर जाते वक्त लोगों को परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ा है।
तो दिल्ली में बारिश की वजह से जहां मौसम सुहावना हो गया है, वहीं दिक्कतें भी सामने आ रही हैं। सड़कों पर जलभराव की तस्वीरें तो हमने आपको दिखाई, लेकिन एयरपोर्ट पर कैसा नजारा देखने को मिला है वो भी आपको बता देते हैं। तो राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह मौसम खराब हो गया। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही बारिश के साथ तेज हवा चल रही है। इसका असर विमान सेवाओं पर भी देखने को मिला है। खराब मौसम की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ान सेवा प्रभावित रहेगी। दिल्ली एयरपोर्ट की ओर से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि एयरपोर्ट आने से पहले अपनी फ्लाइट की जानकारी संबंधित एयरलाइन से प्राप्त कर लें, जिससे यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक विमान सेवाओं के सामान्य होने में अभी वक्त लगेगा। प्रस्थान के तय वक्त में देरी हो सकती है। खराब मौसम के कारण आईजीआई एयरपोर्ट पर करीब 40 विमानों की उड़ान पर असर पड़ा है। वहीं नई दिल्ली की ओर आ रहे कुछ विमानों को दूसरे शहर की ओर डाइवर्ट भी किया गया है। तो दिल्ली में मौसम का बदला बदला मिजाज देखने को मिला है और इसका असर विमान सेवाओं पर भी साफ तौर पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कई फ्लाइट को डाइवर्ट तक करना पड़ा है। जिन लोगों की सुबह के वक्त में फ्लाइट थी, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि कई उड़ानें तय समय पर उड़ान नहीं भर पाई थी। और जो ये परेशानी है वो फिलहाल बनी रहेगी, क्योंकि मौसम जब खराब होता है तो उसके बाद विजिबिलिटी की दिक्कत आती है। विजिबिलिटी की दिक्कत आने की वजह से पायलट के लिए विमान चलाना आसान नहीं रहता है। यही वो वजह है जिसकी वजह से ये दिक्कतें सामने आई हैं और इसी वजह से जो फ्लाइट्स हैं उन्हें डाइवर्ट भी किया गया है। जिन लोगों को विमान के जरिए सफर करना था, उन लोगों को दिक्कतें जरूर हो रही हैं, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि मौसम कब तक पूरी तरह से साफ हो पाता है और जो लोग हैं जिन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उनकी दिक्कतें कब तक दूर हो पाती हैं। एयरपोर्ट पर भी सुबह गहमा गहमी का नजारा देखने को मिला था। लोग परेशान भी नजर आ रहे थे। फ्लाइट्स को लेकर के कोई जानकारी उन्हें नहीं मिल पा रही थी। इसके अलावा फ्लाइट्स को लेकर के अगर आपको भी विमान से सफर करना है तो एक बार अपनी फ्लाइट को अटेंड करने से पहले एयरलाइन से कांटेक्ट जरूर कर लीजिए। प्रस्थान को लेकर के जानकारी जरूर ले लीजिए और उसके बाद ही एयरपोर्ट पर जाएं, क्योंकि एयरपोर्ट पर जिस तरह के हालात बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बुलेटिन में अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्वाड सम्मेलन की भी कर लेते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो पहुंच चुके हैं और टोक्यो में उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की राजधानी टोक्यो पहुंच गए हैं। वे जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के निमंत्रण पर 23-24 मई के दौरे के लिए यहां पहुंचे। यहां पीएम मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। टोक्यो में भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया। लोगों ने कहा कि हम जापान में पीएम मोदी का स्वागत करके बहुत खुश हैं। उनकी ऊर्जा लाजवाब है। उन्होंने हमें हर कहीं गर्वित किया है। लोगों ने उनके लिए भारत मां के शेर के नारे भी लगाए। तो एयरपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयकारों से गूंज उठा। मोदी मोदी के साथ में भारत माता के जयकारे लगाते हुए भी वहां पर लोग नजर आए। साथ ही साथ भारत मां के शेर के नारों की गूंज भी जापान के टोक्यो एयरपोर्ट पर देखने को मिली। हर तरफ खुशी का माहौल देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों के साथ में मुलाकात करते हुए भी नजर आए। उसकी तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने छोटे बच्चों के साथ वहां पर मुलाकात की और बच्चों से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों को ऑटोग्राफ भी वहां पर दिया। आप तस्वीर में देख सकते हैं किस तरह से एक बच्चा उन्हें अपनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीर है उसको कला के जरिए कागज पर उतारा था, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना ऑटोग्राफ भी दिया। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल पर इन तस्वीरों को ट्वीट भी किया गया है। और जो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान दौरा है, ये 2 दिन का दौरा कई मायनों में बेहद खास है। आगे आपको बताएंगे कि क्यों ये दौरा खास है। सबसे पहले अगर बात करें तो प्रधानमंत्री का ये दौरा किस तरह से चलेगा आगे, वो भी आपको जानकारी दे देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जापान में करीब 40 घंटे के अपने प्रवास के दौरान विश्व के 3 नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा 23 कार्यक्रमों में शामिल भी होंगे।
सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक मोदी टोक्यो में 24 मई को क्वाड शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों के साथ शामिल होंगे। वे 36 से अधिक जापानी सीईओ और सैकड़ों भारतीय प्रवासी सदस्यों के साथ भी बातचीत करेंगे। जापानी सीईओ के साथ में बातचीत करने का सीधा मतलब है कि भारत में निवेश को किस तरह से बढ़ाना है, इस पर भी चर्चा यहां पर जरूर होगी। और भारत और जापान एक दूसरे के सहयोगी जरूर रहे हैं, लेकिन इस सहयोग को नए आयाम तक किस तरह से पहुंचाना है, इस पर भी मंथन जरूर किया जाएगा। निवेश के दरवाजे किस तरह से भारत में खुलेंगे जपान के लिए, किस तरह से जो निवेश है उसको बढ़ावा मिलेगा, इस पर भी चर्चा कहीं ना कहीं होगी। और ये एक अच्छी पहल दोनों देशों के बीच में देखने को जरूर मिल रही है। इसके अलावा इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि क्वाड शिखर सम्मेलन समूह द्वारा उठाए गए कदमों की प्रगति की समीक्षा करने का अवसर उपलब्ध कराएगा। साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र के घटनाक्रमों के साथ ही परस्पर हितों से जुड़े वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा करने का मौका मिलेगा। क्वाड की बैठक यूक्रेन और रूस के युद्ध के स्थायी के बीच होने जा रही है। पीएम मोदी ने जापान के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना होने से पहले जारी एक बयान में कहा कि वे जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के आमंत्रण पर जापान के टोक्यो जा रहे हैं। मार्च में उन्हें 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में पीएम किशिदा की आवभगत का सौभाग्य मिला था। टोक्यो की यात्रा के दौरान वे दोनों देशों के विशेषकर रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से संवाद को जारी रखने के लिए भी उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि मार्च शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम किशिदा और उन्होंने जापान से भारत में अगले 5 सालों में सार्वजनिक और निजी निवेश और वित्त पोषण में 5 ट्रिलियन जापानी येन प्राप्त करने के अपने इरादे की घोषणा की थी। आगामी यात्रा के दौरान वे इस लक्ष्य के अनुसरण में दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को और सुदृढ़ बनाने के ध्येय के साथ जापान के व्यापार जगत के शीर्ष व्यक्तियों के साथ मुलाकात करेंगे। जापान में भारतीय डायस्पोरा के करीब 40,000 सदस्य हैं, जो जापान के साथ हमारे संबंधों में एक महत्वपूर्ण आधार हैं। वे उनसे बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरे पर जाने से पहले कहा था। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के दौरान वे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक, इसका मतलब साथ है कि भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार से लेकर के वैश्विक रणनीति के साथ में जो साझेदारी दोनों देशों के बीच में है, उसको किस तरह से आगे बढ़ाना है, इस पर भी चर्चा जरूर की जाएगी। इसके अलावा रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध के बाद वैश्विक शांति को जो खतरा है उससे कैसे निपटना है, इस पर भी मंथन जरूर होगा। और जो स्टैंड अभी तक भारत का रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के रहा है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं अमेरिका ने पहले दबाव बनाने की कोशिश जरूर भारत पर की थी, लेकिन भारत ने अपना स्टैंड साफ किया था। भारत पूरे मुद्दे को लेकर तटस्थ है। तो इस बैठक में इस मुद्दे पर भी कहीं ना कहीं चर्चा जरूर होगी। जो बाइडेन के साथ में बैठक होगी, इसमें दोनों नेता बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने और उसके उपायों पर चर्चा करेंगे। क्षेत्रीय विकास और सामयिक वैश्विक मुद्दों पर भी संवाद किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज पहली बार क्वाड नेताओं की शिखर वार्ता में हिस्सा लेंगे। वे उनके साथ द्विपक्षीय बैठक को लेकर भी उत्साहित हैं, जिसमें व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बहुआयामी सहयोग और परस्पर हित के क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि जापान में वे क्वाड नेताओं की आमने सामने की दूसरी शिखर वार्ता में भी हिस्सा लेंगे। इसमें 4 क्वाड देशों के नेताओं को क्वाड के कदमों की प्रगति की समीक्षा करने का मौका मिलेगा। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के नेता शामिल होंगे। जापान में भारतीय राजदूत संजय कुमार वर्मा ने भी भरोसा जताया कि क्वाड बैठक में जापानी पीएम के साथ आपसी विचार विमर्श से दोनों देशों के बीच मजबूत रणनीतिक संबंध को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही निवेश आकर्षित करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि जापान भारत में अवसरों को लेकर काफी उत्साहित है, विशेष रूप से पीएलआई योजनाओं को लेकर के उत्साहित नजर जापान आ रहा है। इसलिए उन्हें हमें बेहतर ढंग से समझने और हमें उन्हें बेहतर ढंग से समझाने की जरूरत है। उन्होंने राउंड टेबल में करीब 35 कारोबारी लीडर भी होंगे। साथ ही ये कारोबारी अलग से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। चीन को लेकर के भी उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि क्वाड बैठक का मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र को शांत, स्थिर और समृद्ध देखना है। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन की जंग से एनर्जी और खाद्य सुरक्षा पर असर पड़ा है। इस वक्त ये प्रमुख वैश्विक मसले हैं।
तो रूस और यूक्रेन की जंग के बाद किस तरह से दुनिया भर में न सिर्फ वैश्विक शांति को खतरा उत्पन्न होता हुआ नजर आ रहा है, इसके अलावा कई और बातें भी हैं, जैसे कि खाद्य पदार्थों की कीमतों में उछाल आना, पेट्रोल डीजल यानी कि जो कच्चा तेल रूस और यूक्रेन से सप्लाई किया जाता था उसकी कीमतों में बढ़ोतरी होना। तो ये वो तमाम मुद्दे हैं, क्योंकि जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करते हैं। हमने एक रिपोर्ट में इससे पहले भी आपको दिखाया था कि किस तरह से जो अर्थव्यवस्था देशों की लगातार नीचे गिरती हुई जा रही है और रूस यूक्रेन युद्ध किस तरह से उसके लिए उसका प्रभाव इस पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में अब जब ये बातचीत होगी तो ये बातचीत इसलिए भी अहम है कि भारत में निवेश के दरवाजे जापान के लिए किस तरह से खोलने हैं, क्योंकि अगर भारत में जिस तरह से जो नया भारत बनाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार करते आए हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात लगातार करते आए हैं, ऐसे में जापान भारत में अवसरों को लेकर के उत्साहित जरूर नजर आ रहा है, लेकिन उन अवसरों को जापान को समझाना वो भी भारतीय प्रधानमंत्री के लिए एक बड़ी चुनौती होने वाला है। और अब जब निवेश के दरवाजे खुलेंगे उसके बाद जापान के लिए बाजार को किस तरह से तैयार करना है, क्या जो बाजार है वो इतना परिपक्व है कि जापान निवेश में दिलचस्पी दिखाएगा, ये भी अहम बात रहेगी। जापानी सीईओ के साथ में मुलाकात होगी तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा जरूर होगी। और जो ये क्वाड सम्मेलन होगा, उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि इससे इन 4 देशों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संदेश जरूर मिलेगा। चाहे बात वैश्विक शांति की हो, चाहे बात हिंद प्रशांत क्षेत्र की हो, चाहे बात खाद्य पदार्थों की कीमतों की बात हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बैठक में क्या कुछ समाधान निकलकर सामने आता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो पहुंच चुके हैं और ये क्वाड सम्मेलन कई मायनों में बेहद खास होने वाला है, लेकिन इस क्वाड सम्मेलन से चीन को मिर्ची लगती हुई नजर आ रही है। चीन परेशान है। चीन की परेशानी की वजह क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। चीन ने जापान में क्वाड नेताओं के सम्मेलन से पहले अमेरिका की हिंद प्रशांत रणनीति पर यह कहते हुए निशाना साधा है कि इसका विफल होना तय है, क्योंकि इसे अमेरिका ने चीन को काबू में रखने के लिए आगे बढ़ाया है। तो चीन को यह लगता है कि जो हिंद प्रशांत क्षेत्र की अमेरिकी रणनीति है वो विफल हो जाएगी। चीन को लगता है कि अमेरिका इस रणनीति के जरिए चीन को काबू करना चाहता है। एक तरफ चीन ये सपना पाले बैठा है कि वो 2049 तक अमेरिका की बराबरी कर लेगा। चीन किस तरह से कर्जजाल बिछा रहा है, किस तरह से पड़ोसी देशों के साथ में उसके रिश्ते इतने अच्छे बनाने की कोशिश लगातार हो रही। बात आप पाकिस्तान की कर लीजिए, बात आप तमाम दूसरे देशों की कर लीजिए, तो चीन अपनी रणनीति को प्रभावित होता हुआ देख रहा है। चीन को लगता है कि क्वाड सम्मेलन जिस तरह से ये 4 देशों की मुलाकातें हो रही हैं, 4 देशों के नेता मिल रहे हैं, वो उसके लिए खतरा है, लिहाजा चीन को मिर्ची लगना तय है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने दक्षिणी चीन शहर गुआंगझाऊ में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में हिंद प्रशांत रणनीति के बारे में पूछे जाने पर कहा कि ये हिंद प्रशांत रणनीति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय खासकर एशिया प्रशांत क्षेत्र में अधिकाधिक सतर्कता और चिंता पैदा कर रही है। विदेश मंत्री बनने के बाद बिलावल भुट्टो की ये पहली चीन यात्रा है। पिछले महीने इमरान खान सरकार के गिर जाने के बाद वे पाकिस्तान में नई सरकार जो बनी थी, वांग यी ने कहा कि अमेरिका की हिंद प्रशांत रणनीति विफल रणनीति ही बनने जा रही है। चीन के विदेश मंत्री की यह टिप्पणी चीन के विदेश मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर डाली है। उनकी यह टिप्पणी 24 मई को टोक्यो में होने वाले क्वाड सम्मेलन से पहले आई है। इस सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। चीन उस क्षेत्र को एशिया प्रशांत क्षेत्र कहता है और वो हिंद प्रशांत रणनीतिक अवधारणा के खिलाफ है, जिसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरान अहमियत मिली और अब उसे उनके उत्तराधिकारी जो बाइडेन जोरदार ढंग से आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा कि जब क्वाड का गठन हुआ था उस वक्त भी चीन तिलमिला उठा था। उसने
इसका विरोध भी किया था, लेकिन अब जब ये क्वाड सम्मेलन होने जा रहा है तो ऐसे में चीन का परेशान होना लाजमी बनता है। वांग ने कहा कि एशिया प्रशांत क्षेत्र को भू राजनीतिक मंच के बजाय शांतिपूर्वक विकास की भूमि होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि एशिया प्रशांत को किसी ब्लॉक, नाटो या शीत युद्ध में तब्दील करने की कोशिश कभी सफल नहीं होगी। अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया का समूह क्वाड मुक्त एवं खुले हिंद प्रशांत पर बल देता है, जबकि बीजिंग ने इसकी तुलना एशियाई नाटो से की है, जिसका उद्देश्य इसके उदय को रोकना था। अमेरिका, भारत और कई अन्य वैश्विक शक्तियां संसाधन समृद्ध क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य उपस्थिति के मद्देनजर मुक्त एवं खुला हिंद प्रशांत की जरूरत की चर्चा कर रही हैं। चीन करीब करीब संपूर्ण विवादित दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है, जबकि ताइवान, फिलीपीन, ब्रुनेई, मलेशिया और वियतनाम उसके कुछ कुछ हिस्सों पर दावा करते हैं। चीन ने दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीप एवं सैन्य प्रतिष्ठान बनाए हैं। चीन का पूर्वी चीन सागर में जापान के साथ भी विवाद है। वोंग ने कहा कि आजादी एवं खुलापन के नाम पर अमेरिका द्वारा तैयार की गई हिंद प्रशांत रणनीति गिरोह बनाने की ओर उन्मुख है। चीन का दावा है कि इस समूह की मंशा चीन के आसपास के माहौल को बदलना और चीन पर काबू रखना और एशिया प्रशांत देशों को अमेरिकी वर्चस्व का मोहरा बनाना है। तो चीन इसे अमेरिका की चाल मान रहा है। चीन का कहना है कि जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है उसमें जिस तरह से चीन अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है, वो कहीं ना कहीं इन 4 देशों के समूह से खतरे में आती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद चीन इसका विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर चीन ने कहा है कि जो अमेरिका की हिंद प्रशांत रणनीति है, इस क्षेत्र को लेकर के रणनीति है, वो कभी सफल नहीं हो पाएगी। अब आप पूरे मामले को समझने की कोशिश कीजिए। चीन किस तरह से अपनी नीति को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। चीन चाहता है कि वो अमेरिका से आगे निकल जाए। ये पूरी जो लड़ाई है उसको समझने की आप कोशिश कीजिए। रूस और अमेरिका के बीच में जिस तरह से प्रतिद्वंदिता चल रही है, वो जब रूस यूक्रेन जंग हो रही है तो ऐसे में आपको वो समझ आई होगी, लेकिन अमेरिका और चीन के बीच में जिस तरह से प्रतिद्वंदिता है उसको भी समझने की कोशिश कीजिए। रूस को चीन जो समर्थन कर रहा था, वो उसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी थी कि अमेरिका इसमें इन्वॉल्व था और चीन साफ तौर पर अमेरिका के लिए खतरा बनता हुआ भी नजर आ रहा है। और अब अमेरिका जिस तरह से अपनी रणनीति पर काम कर रहा है, ऐसे में चीन को लगता है कि जो उसका आगे बढ़ने का तरीका है उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका खलल पैदा कर देगा और जिस तरह से क्वाड का गठन किया गया है वो उसके आड़े आते हुए नजर आएगा। अब क्वाड का गठन हो गया है। क्वाड ये चाहता है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र जो हो वो क्वाड मुक्त हो, वो खुला हिंद प्रशांत क्षेत्र पर चर्चा की जाएगी, लेकिन चीन वहां पर अपनी सैन्य ताकतों को भी बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, जिसको खतरा पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में चीन को मिर्ची लगना लाजमी है। वहीं बिहार से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दर्दनाक सड़क हादसे में 8 मजदूरों की मौत हो गई है। तो सिलीगुड़ी से जम्मू कश्मीर जा रहा ट्रक हादसे का शिकार हो गया। पूर्णिया के जलालगढ़ थाना क्षेत्र के दारजियाबाड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग 57 के पास लोहे की पाइप लदा ट्रक के पलटने से 8 मजदूरों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं 5 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। 2 मजदूर की स्थिति गंभीर रहने पर बेहतर इलाज के लिए रेफर भी कर दिया गया है। सभी राजस्थान के उदयपुर खैरावाड़ा के बताए जा रहे हैं। घटना सोमवार की अहले सुबह करीब 5 बजे की बताई जा रही है। प्रथम दृष्टया जांच पड़ताल के दौरान पता चला है कि सभी मजदूर राजस्थान के रहने वाले थे। ट्रक अगरतला से जम्मू कश्मीर जा रहा था। चालक को झपकी आ जाने की वजह से ये हादसा हुआ है। इसके पीछे की जो वजह ये बताई जा रही है कि
चालक को नींद की झपकी आ गई थी, जिसकी वजह से यह दर्दनाक हादसा हुआ है। ट्रक में बोरवेल का सामान लदा हुआ था। लोहे के पाइप के नीचे दबने से मजदूरों की मौत हुई है। जो लोहे का सामान ट्रक में था, जब यह हादसा हुआ तो जो मजदूर थे वो इन लोहे की पाइपों के नीचे आ गए थे, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। मौके पर जेसीबी से ट्रक को उठाया गया, दबे हुए मजदूरों को भी निकाला गया। घटना की जानकारी मिलते ही जलालगढ़ और कसबा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। लोगों की काफी भीड़ मौके पर जुट गई थी। पाइप के नीचे दबे शवों को बाहर निकालने में पुलिस और रेस्क्यू टीम को काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। फिलहाल 8 शव को घटनास्थल से लाकर जलालगढ़ थाने में रखा गया। घटनास्थल पर सर्किल बी इंस्पेक्टर राजकिशोर शर्मा पहुंचकर मामले की देखरेख करते हुए नजर आए। सर्किल बी इंस्पेक्टर के नेतृत्व में राहत और बचाव काम भी चलाया गया। घटनास्थल के आसपास माहौल काफी गमगीन नजर आया। मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भी भेज दिया गया है। इससे पहले पश्चिमी चंपारण के बगहा जिले में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कुछ लोग घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिवार जिस कार में सवार था वो पेड़ से टकरा गई थी, इससे कार के परखच्चे उड़ गए थे। कार सवार वाल्मीकि नगर से लौट रहे थे। तो ये सड़क हादसे की तस्वीरें भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयावह ये हादसा रहा होगा। 8 जिंदगियां मौके पर ही खत्म हो गई। परिजनों में मातम पसर गया है। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले आतंकियों की गीदड़ भभकी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। दरअसल आतंकियों ने अब केंद्र सरकार और आरएसएस को अमरनाथ यात्रा को लेकर धमकी दी है। तो अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले आतंकी संगठन की ओर से धमकी दी गई है। आतंकी संगठन टीआरएफ का धमकी भरा पत्र ऐसे वक्त पर सामने आया है जब 30 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है। टीआरएफ की ओर से धमकी भरा पत्र जारी करते हुए इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया है। अमरनाथ यात्रा को लेकर आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने धमकी भरा पत्र जारी किया है। पत्र में आतंकी संगठन की ओर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधा गया है। संगठन का कहना है कि वे यात्रा के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन तीर्थयात्री तब तक सुरक्षित हैं जब तक कि वे कश्मीर मुद्दे में शामिल नहीं होंगे। इधर दूसरी ओर श्रीनगर पुलिस ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर टीआरएफ के 2 स्थानीय हाइब्रिड आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। कश्मीर के आईजी का कहना है कि 15 पिस्तौल, 30 मैगजीन, 30 राउंड और 1 साइलेंसर समेत आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। इस बारे में मामला दर्ज कर फिलहाल जांच चल रही है। पुलिस इसे अपने लिए बड़ी कामयाबी मान रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को इस साल वार्षिक अमरनाथ यात्रा से संबंधित सभी काम को पूरा करने के लिए 15 जून की समय सीमा तय की और कहा कि प्रशासनिक प्राथमिकता तीर्थयात्रियों के लिए सर्वोत्तम सुविधाएं सुनिश्चित करना है। सिन्हा ने यहां राजभवन में एक उच्च स्तरीय बैठक में यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और कार्यों को पूरा करने के लिए 15 जून की समय सीमा तय की। यात्रा इस साल 30 जून से पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों से शुरू होगी। तो अब आतंकियों ने गीदड़ भभकी देना शुरू कर दिया है। आतंकी अक्सर जब अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली होती है उससे पहले उस तरह की हरकत करते हुए नजर आते हैं। आपको याद होगा कि कई आतंकी साजिशों को नाकाम हमारे सुरक्षा बलों ने वहां पर किया है। आतंकियों में बौखलाहट देखने को मिल रही है और अब आतंकी गीदड़ भभकियां देते हुए नजर आ रहे हैं। बुलेटिन में बात कोरोना की भी कर लेते हैं। दरअसल कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में भी 2000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं।
तो भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2022 नए मामले सामने आए हैं और 46 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान 2099 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। तो राहत की बात यह है कि जो एक्टिव मामले हैं उनमें गिरावट लगातार देखने को मिल रही है। 2022 मामले सामने आए थे, लेकिन जो डिस्चार्ज लोग हुए हैं वो 2099 हैं, यानी कि 77 एक्टिव मामलों में कमी देखने को मिली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आंकड़े जारी कर बताया गया है कि देश में अब तक कुल 5,24,459 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 14,832 पर पहुंच गई है। एक्टिव मामले कुल संक्रमण का 0.03% हैं। कुल पॉजिटिविटी रेट 0.69% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कुल 4,25,99,102 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं देश में कोरोना की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान के तहत अब तक वैक्सीनेशन का आंकड़ा 192,38,45,615 तक पहुंच गया है। बीते 24 घंटे में देश में वैक्सीन के कुल 8,81,668 डोज लगाई गई। देश में 7 अगस्त 2020 को कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और 5 सितंबर 2020 को 40 लाख से ज्यादा हो गई थी। संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर 2020 को 50 लाख, 28 सितंबर 2020 को 60 लाख, 11 अक्टूबर 2020 को 70 लाख, 29 अक्टूबर 2020 को 80 लाख और 20 नवंबर 2020 को 90 लाख के पार चले गए थे। 19 दिसंबर 2020 को ये मामले 1 करोड़ से ज्यादा भी हो गए थे। पिछले साल 4 मई को संक्रमितों की संख्या 2 करोड़ और 23 जून 2021 को 3 करोड़ के पार पहुंच गई थी। इस साल 26 जनवरी को मामले 4 करोड़ के पार हो गए थे। बुलेटिन की आखिर में बात आईपीएल की भी कर लेते हैं। दरअसल आईपीएल के लीग स्टेज के मुकाबले खत्म हो चुके हैं और 4 टीमें मिल चुकी हैं। क्वालिफायर पहला कल खेला जाएगा, उसके बाद एलिमिनेटर खेला जाएगा और उसके बाद दूसरा क्वालिफायर मुकाबला होगा, जिसके बाद आईपीएल के फाइनल में कौन सी 2 टीमें भिड़ेंगी और उसके बाद ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी इसका खुलासा भी हो जाएगा। लेकिन 70 लीग मैचों के दौरान खूब घमासान देखने को मिला और 4 टीमें जो क्वालिफाई की हैं वो केवल लीग स्टेज के 69वें मुकाबले में ही उन 4 टीमों का नाम साफ हो पाया। मुंबई ने जब दिल्ली को हराया तो उसके बाद आरसीबी के लिए रास्ता साफ हो गया था। इससे पहले आरसीबी से पहले आपको बता दें कि गुजरात टाइटंस, राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर चुकी है। लीग स्टेज के आखिरी मुकाबले में पंजाब किंग्स ने हैदराबाद को हराया है और अब आईपीएल के लीग स्टेज के मुकाबले खत्म हो चुके हैं। तो इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में रविवार रात को हुए पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के मैच के साथ ही लीग स्टेज के मुकाबले खत्म हो गए। लीग स्टेज में खेले गए 70 मुकाबलों के बाद इस सीजन की फाइनल पॉइंट्स टेबल आई है। इस टेबल में गुजरात टाइटंस, राजस्थान रॉयल्स, लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जहां टॉप 4 में रही हैं, वहीं मुंबई और चेन्नई की टीमें सबसे खराब प्रदर्शन के साथ आखिरी 2 स्थानों पर रही। पंजाब ने आखिरी मैच जीतकर 1 स्थान का सुधार करते हुए पॉइंट्स टेबल में 6ठा स्थान हासिल किया। दिल्ली 5वें पायदान पर रही। दोनों टीमों के हिस्से इस बार 7-7 जीत आई हैं। ये दोनों ही टीमें बेहद करीब से प्लेऑफ का स्पॉट चूक गई। इधर कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद 6-6 जीत के साथ 7वें और 8वें नंबर पर रहे। तो इस बार खासतौर पर अगर आप नजर डालेंगे तो जो एक्सपीरियंस कप्तान थे वो बाहर हो चुके हैं। जो नई टीमें थी 2, वो दोनों टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं और अब देखना दिलचस्प होगा कि बाजी आखिरकार कौन मारता है। लेकिन उससे पहले नजरें पहले क्वालिफायर पर भी जरूर रहेंगी। देखना दिलचस्प होगा कि पहले क्वालिफायर में जीत दर्ज करने के बाद फाइनल का टिकट आखिर किसे मिलता है। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।